हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर टेक मैथ में। तो कल हमने एक्सरसाइज 2.2 इसके जितने भी क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे इसमें, वो सारे अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए हैं और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। जिसके अंदर हमने परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं को अलग अलग करना सीखा था कि परमेय संख्याएं कौन सी हैं और अपरमेय संख्याएं कौन सी हैं। और एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट परमेयीकरण, ये भी हमने कल सीखा था। तो कल हमने 2 चीज़ें नई सीखी थी, एक परमेयीकरण रैशनलाइजेशन और दूसरा परमेय और अपरमेय संख्याओं में अंतर। ठीक है, और उनके जो गुणधर्म थे, प्रॉपर्टी थी, वो भी उसके अंदर डिस्कस की थी कि परमेय संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो हमें परमेय संख्या मिलती है, और अगर अपरमेय संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो भी हमें अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है जोड़ें घटाएं गुणा करें या भाग करें। और तीसरी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि जब हम एक परमेय संख्या में किसी अपरमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें तो हमें हमेशा एक अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंसेप्ट कल कंप्लीट हो गया था। तो आज इससे आगे जो थ्योरी का कंसेप्ट है वो हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जितने विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल आर टेक मैथ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका आज का टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, यानी जो रियल्स नंबर हैं उनके लिए जो पावर रूल्स हैं वो क्या हैं, एक्सपोनेंट्स जो रूल्स हैं वो क्या हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। हालांकि हमने ये सारे नियम क्लास 8th में अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, तो वही सारे नियम यहाँ पर हैं और कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो आप लोगों का एक रिवीजन हो जाएगा कक्षा 8th का, तो इसलिए इसे पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए, यदि हम ए को आधार माने यानी बेस और m तथा n को घातांक यानी एक्सपोनेंट के रूप में माने, तब हमारे जो नियम बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे। पहला नियम बनेगा ए की घात m इंटू ए की घात n, ए की घात m इंटू ए की घात n। तो जब हमारे बेस समान हो, आधार हमारे समान हो, तो जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। जब हमारे जो आधार हैं अगर वो समान हो तो जो घातें होंगी वो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। यानी क्या मिलेगा हमें, ए की घात m प्लस n। ये हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम में ए की घात m और उसकी होल घात n, इसमें घात की घात है। और ये भी नियम हमने पढ़ा था कक्षा 8th में कि अगर किसी अवयव की घात हो और उसकी भी घात हो तो अगर वो गुणा में है, यानी घात की घात है, तो वो क्या होंगी, घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, यानी ए की घात m इंटू n हो जाएंगी। ठीक है। तीसरा नियम है ए की घात m अब बटे ए की घात n, तो हमें मिलेगा ए की घात m माइनस n। यहाँ पर जो m का मान है वो n से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड के रूप में है, तो जब नीचे वाली जो घात है ए की घात n, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर पहले से क्या है, ए की घात m है, इंटू क्या हो जाएगा, ए की घात नीचे प्लस है n, ऊपर जाके माइनस n हो जाएगा। फिर हमारा जो पहला नियम है वो इसमें लग जाएगा, कौन सा वाला,
कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए की घात m माइनस n। तो उसी नियम से ये बनाया है तीसरा नियम। चौथा नियम है ए की घात m इंटू बी की घात m। इसमें जो हमारे आधार हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन जो घातें हैं वो समान हैं। तो इस तरीके का जब नियम होता है तो उसमें जो आधार होती हैं उनका गुणा हो जाता है और उसकी होल घात जो उसमें घात होती है वो हो जाती है। जैसे ए की घात m इंटू ए की घात m है, बी की घात m है, सॉरी। तो इसमें क्या होगा, जो आधार होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a इंटू बी, और उसकी होल घात कितनी हो जाएगी, m, क्योंकि घात इसमें समान है। ठीक है। और एक हमने कंडीशन ये भी पढ़ी थी कि a की घात 0, इसका मान कितना होता है 1, यानी कि कोई भी एलिमेंट्स है, अवयव है, उसकी घात अगर 0 कर दें तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है। अगला नियम, अगर हम 1/a की घात n है तो उसको नेगेटिव घात में लिख सकते हैं, यानी 1/a जो a की घात n है इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो नीचे तो घात प्लस की है, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे नियम है। तो इन नियमों को हमें प्रयोग में लेना है, इन नियमों की सहायता से ही हमें सवालों को सॉल्व करना है। तो पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल इसमें दिया है कि 7 की घात 2 इंटू 7 की घात माइनस के 5। तो इसका मान कितना आएगा वो हमें बताना है। अब चूंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो आधार हैं वो दोनों में सेम है और घातें वो अलग अलग हैं। तो जो हमारा पहला नियम है इसमें कि जब हमारे आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो जो घातें होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी, आधार सेम रहेगा। तो 7 की घात कितनी हो जाएंगी, 2 माइनस 5। अब 2 में से 5 गए तो माइनस के 3 बचेंगे, तो 7 की घात माइनस के 3। और जो माइनस घात है उसको हम पॉजिटिव घात के रूप में ले सकते हैं। ठीक है। अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो इसी तरीके से हमने इसको पॉजिटिव घात के रूप में लिख दिया, 1/7 की घात 3। समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल लें, 5 की घात 3 और उसकी होल घात माइनस के 7। तो दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी थी, a की घात m उसकी होल घात n, तो उसमें क्या हो जाता है, अगर घात की घात हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 5 की घात माइनस के 21, क्योंकि एक घात तो प्लस की है और एक घात किसकी है, माइनस की, और दोनों का गुणा हो रहा है तो क्या आएगा, माइनस। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 23 की घात माइनस 15 बटे 23 की घात 7। तो जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, a की घात m बटे a की घात n, तो वो क्या हो जाती हैं, अगर डिवाइड के रूप में दी हैं तो घातें घट जाती हैं। तो 23 की घात माइनस 15, क्योंकि ऊपर माइनस की है और नीचे वाली जो घात है ऊपर जाके माइनस की हो जाती है। तो माइनस 15 माइनस 7 मतलब कितने हो गए, माइनस के 22। तो कितनी घात हो जाएगी, 23 की घात माइनस के 22। अगला नियम, 6 की घात माइनस 3 और 7 की घात माइनस 3, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो इनके जो आधार हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इनकी घातें हैं वो समान हैं। तो जो हमारा चौथा नियम है वो इसमें लागू होगा कि अगर आधार हमारे अलग अलग हैं तो वो आपस में गुणा हो जाएंगे और घात उनकी समान हो जाएगी। तो कितनी हो जाएंगी, 7 का 6 से 7 6 42 और उसकी होल घात माइनस के 3। तो ये हमारे नियम है जिनके हमने एक एक एग्जाम्पल भी पढ़ लिए हैं। अब इससे आगे की बात करें तो उसमें हम पढ़ेंगे मूल, यानी n व मूल। जैसे हमने अभी पढ़ा था वर्गमूल। ठीक है। तो वर्गमूल में क्या होता है, कोई भी अवयव होता है उसको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं, इस चिन्ह के अंदर। इस चिन्ह का मतलब पता है आपको क्या होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है कि जो अवयव हमारा a है उसकी घात कितनी है, 1/2 है। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम घनमूल की बात करें तो घनमूल का सिंबल कैसे होता है, इस तरीके से, इसके अंदर 3 का अंक लिखा रहता है। ठीक है। और कोई अवयव होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये घनमूल है, यानी मूल जो होती हैं
वो 1/घात के रूप में आते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 की घात 1/3। ऐसे ही अगर हमें फोर्थ मूल निकालना हो तो 1 की घात 1/4। इसी तरीके से अगर हमें एनवा मूल निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा, 1/n, 1 की घात 1/n। तो ये हमारे मूल होते हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है। जो हम कहते हैं कि ये वर्गमूल है, ये घनमूल है, तो उसका जो मतलब होता है वो यही होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है x की घात n है बराबर a है, तो हम इसको अगर हमें x का मान निकालना है तो n घात को उधर पहुँचाएंगे तो वो 1/n की घात में चला जाएगा। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, एनवा मूल। क्या मतलब होता है उसका, एनवा मूल। जैसे वर्गमूल होती है, घनमूल होते हैं, उसी तरीके से एनवे मूल तक अगर हम बात करें, जैसे 10 तक 20 तक, तो उतने मूल तक हम बात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें, 4 की घात 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 नियम लग रहे हैं इसमें। 4 की घात, एक तो 3 हो गया और उसकी होल घात y2 मतलब 1/2, यानी 3 और उसका गुणा करें 1/2 से, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। तो जो घात दी हमें 4 की घात 3/2, तो उसका मतलब जो है वो ये है कि 4 की घात पहले 3 है, या फिर 4 की घात पहले 1/2 है, फिर उसकी होल घात 3 है, या ऐसे लिखें कि 4 की घात 3 और उसकी होल घात 1/2। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। कैसे, अगर हमने 4 की घात 3 लिखा है तो पहले तो इसका हम घन कर दें, यानी 4 × 4 × 4, और उसके बाद हम क्या ले लें, इसका वर्गमूल ले लें। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और आपने अगर इस तरीके से लिखा है कि पहले 4 की घात 1/2 लिखा है, फिर उसकी होल घात 3 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि पहले हम उसका वर्गमूल ले लें। 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, उसकी फिर होल घात 3 कर दें तो वो 8 आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए दोनों तरीके मैंने बताए हैं, और दोनों तरीके से ही इस सवाल को मैंने सॉल्व करके बताया है कि अगर हम 4 की घात 3/2 है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि घातों के गुणनफल के रूप में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 की घात 1/2 और उसकी होल घात 3। अब 4 की घात 1/2 है तो इसका मतलब क्या है, 4 का वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2, और उसकी होल घात 3 चल रही तो होल घात 3 रहेगी। अब 2 का जो घन होता है वो कितना होता है, 8, तो इसका आंसर कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करें, दूसरे तरीके से कहते हैं कि अगर हम पहले इसकी घात 3 लगा दें, 4 की घात 3, फिर उसके बाद उसका वर्गमूल लें 1/2 घात, तो पहले हम उसका घन करेंगे। तो 4 का घन कितना होगा, 4 × 16 और 16 × 64, तो 64 हो जाएगा। अब 64 का क्या ले लें, वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी 2-3 नियम है इसके लिए, तो उनको भी हम पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि जी जो एक्सरसाइज हमारी है 2.3 वो इन्हीं नियमों पर आधारित है, इसलिए हमें इन नियमों को अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, अब जो नियम है वो ये है कि a की घात m डिवाइड बाई n। ठीक है, तो इस नियम को हम कैसे लिख सकते हैं, जो m है वो तो होल घात को दर्शा रहा है, और जो बटे में n है वो nवें मूल को दर्शाता है, जैसे वर्गमूल, घनमूल, फोर्थ मूल, 10th मूल, 100वां मूल, इस तरीके से। ठीक है, तो हम इसको ले सकते हैं इस तरीके से, यानी √a, और जो बटे में n है ना वो होता है nवां मूल। ठीक है, इसलिए हमने इस तरीके से लिख दिया, और उसकी होल घात m, इस तरीके से ले सकते हैं। या फिर ये कहें कि पहले हम उसका हम क्या कर लें, पहले हम उसका घात m कर लें, यानी a की घात m, और उसके बाद उसका nवां मूल निकालें, तो इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये नियम याद कर लेना। इसी तरीके से जो nवां मूल होता है, ठीक है, a का, उसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, √a की घात p, यानी कि हमने p घात उसकी लगा दी है उसको सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, n × p हो जाएगा। तो ये सेकंड नियम है इसके लिए। अगला नियम है, और ये नियम तो हमने अभी पढ़े थे,
तो ये परमेय संख्याओं के लिए यही नियम है, जो वास्तविक संख्याओं के लिए नियम है वही हमारे परमेय संख्याओं के लिए नियम है। ठीक है, तो ये नियम अभी हमने पढ़े हैं, तो वही नियम है और इनके एक एक एग्जाम्पल भी हैं, तो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। यहाँ से अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 की, तो इसमें दिया है 9 की घात 1/5 बटे 9 की घात 1/3। ठीक है, ये परमेय संख्याओं के लिए हैं, रेशनल नंबर के लिए, और वो वास्तविक संख्याओं के लिए थे। लेकिन जो हमारे नियम है वो दोनों में कॉमन रहते हैं, चाहे वास्तविक संख्या हो, चाहे परमेय संख्या हो, चाहे किसी भी तरीके के कोई नंबर्स हो। ठीक है, तो ये डिवाइड के रूप में है, तो हमारा थर्ड जो लॉ है वो इसमें कार्य करेगा। तो बेस तो समान रहेगा और घातें आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो घातें कितनी हो जाएंगी, 9 की घात 1/5 माइनस 1/3। अब घातों का हम एलसीएम ले लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, तो 9 की घात कितनी हो जाएंगे, 15 एलसीएम आ गया, और ये 3 माइनस 5, तो यहाँ से तुम्हारा बचेगा 9 की घात माइनस के 2/15। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ये आपके नियम हो गए, जितने भी नियम थे वो सारे नियम है ये। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए आप लोगों के लिए जो होमवर्क है वो यही है कि जितने भी ये फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज में, उन सभी फार्मूलों को कम से कम 2 बार कॉपी पर लिखकर रिवीजन करें। ठीक है, कम से कम 2 बार, जिससे आप लोगों को ये फार्मूले और अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएं। हालांकि मुझे पता है कि आपने ये फार्मूले कच्चा 8th में पढ़े हैं और आपको आते हैं, लेकिन मैं आपको एक लॉजिक बता दूं कि जो चीज़ हम देख के पढ़ते हैं, ये साइकोलॉजिकली प्रूफ है कि जो चीज़ हम देख के पढ़ते हैं वो हमें 37% तक याद रहती है। कितने परसेंट तक, 37% तक। और जो चीज़ हम देखते हैं उसको अगर हम लिख कर रिवीजन कर लें उस चीज़ का, तो वो चीज़ हमारे माइंड में 87% तक फिट हो जाती है। मतलब वो चीज़ हमें 87% याद हो जाती है। अब फैसला आप लोगों के ऊपर है कि आपको 37% तक याद करना है या 87% तक। तो मैं तो यही कहूँगा कि 37 से तो अच्छा है 87% तक। जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको एक बार लिख के रिवीजन कर लें तो वो हमारे लिए परमानेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन कौन से फॉर्मूले पहले से ही अच्छे तरीके से याद हैं। और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट मुझे कमेंट करता हुआ नहीं दिखता है। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको कौन कौन से इसमें से फॉर्मूले पहले से ही अच्छे तरीके से याद थे। तो कल हम इसके एक्सरसाइज के सवाल कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।